Hello everyone, we have already discussed about temperature in our first part of vital sign. Now next is pulse. Pulse is an alternative or rhythmic expansion and recoil of an artery. पल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्स हमें आर्टरी से फील होती है, वेन से फील होती है. तो पल्स हमें आर्टरी से फील होती है. होती क्या है? एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी. आर्टरी जब एक्सपेंड करती है, रिकॉइल होती है, उससे हमें पल्स फील होती है. नेक्स्ट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स. फर्स्ट इज पल्स रेट. Pulse rate is pulsation felt per minute over an artery is pulse rate. Normally in newborn it is 120 to 160 beats per minute. In adult it is 70 to 80 beats per minute. In old age we consider 60 to 70 beats per minute normal. And normally it ranges between 60 to 100 beats per minute in adult. If it is more than 100 beats per minute then it is tachycardia, and if it is less than 60 beats per minute then it is bradycardia. Next are common sites of pulse. First is temporal pulse. Temporal pulse is felt over the head. Second is carotid pulse. Carotid pulse is assessed at anterior border of the neck and it is assessed during cardiac arrest, shock and CPR. Basically इसको हम emergency situation में assess करते हैं. सिर्फ हम कितने सेकंड्स के लिए असेस करते हैं? 5 to 10 सेकंड्स के लिए असेस करते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है. एज सुन एज पॉसिबल हमें पेशेंट को ट्रीट करना होता है. इसलिए ओनली 5 to 10 सेकेंड्स के लिए हम ड्यूरिंग इमरजेंसी कैरोटिड पल्स को असेस करते हैं. कैरोटिड पल्स को क्यों असेस करते हैं? एडल्ट्स में जो कैरोटिड पल्स है, अगर बीपी लो भी हो जाए तो ये डिसअपियर नहीं होती है. पेरिफेरल पल्सेस लाइक ब्रेकियल है, आर्टियल, पॉप्लिटियल है, टिबियल पल्स है, ये सभी जब बीपी लो होता है लाइक ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, शॉक एंड सीपीआर डिसअपियर हो जाती है. लेकिन कैरोटिड पल्स के साथ ऐसा नहीं है. लो बीपी में भी डिसअपियर नहीं होती है. इसीलिए हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं प्रेजेंट है या नहीं है इन केस ऑफ इमरजेंसी. Next is brachial pulse. Brachial pulse is used for blood pressure measurement and checked at antecubital fossa of forearm. This is the area of antecubital fossa. Next is radial pulse. It is the most commonly assessed pulse in clinical area and checked at wrist. Next is femoral pulse. It is used to check circulation of legs, and during CPR we also use it in case of 1 to 8-year children. इट इज असेस्ड एट ग्रोइन रीजन. इन केस ऑफ सीपीआर अगर 1 साल से कम बच्चा है, इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, उस केस में हम ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं. 1 से 8 साल का बच्चा है उसमें हम फीमोरल पल्स चेक करते हैं. अगर 8 साल से ज़्यादा है, एडल्ट है, एडोलेसेंट है, उस केस में हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं इन केस ऑफ सीपीआर. नेक्स्ट इज पॉप्लिटियल पल्स. Popliteal pulse is also used for BP measurement in lower extremities. It is present at the back of the knee, which is called as popliteal fossa. नी के पीछे का जो एरिया है उसको हम popliteal fossa बोलते हैं, और जो आर्म में एरिया होता है उसको हम एंटीक्यूबिटल फोसा बोलते हैं, जहां पे ब्रेकियल पल्स प्रेजेंट होती है. Next is posterior tibial pulse. It is present behind medial malleus. This is medial malleus bone. इसके पीछे जो है पोस्टीरियर टिबियल पल्स प्रेजेंट होती है. इसे भी हम क्यों यूज करते हैं? बीपी मेजरमेंट के लिए फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटीज. नेक्स्ट इज डॉर्सल पैल्डिस. इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द फुट एंड इज यूज्ड टू चेक सर्कुलेशन ऑफ लोअर लेग. नेक्स्ट एपिकल पल्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल पल्स, कॉमनली असेस्ड इन केस ऑफ चिल्ड्रन. 3 साल से कम के बच्चों में हम इसे देखते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पल्सेशन फील होती है, इसलिए 3 साल से जो कम बच्चे हैं उनमें हमें इजिली फील हो जाती है, सुनाई देती है. इट इज द point of maximum pulsation. Next, check that 4th to 5th intercostal space on the apex. हार्ट का जो अपेक्स एरिया है वहां पे इसे हम असेस करते हैं. हार्ट का जो अपर पोर्शन है दैट इज बेस, और जो लोअर पोर्शन होता है दैट इज अपेक्स. तो बच्चों में 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे हम चेक करते हैं, एडल्ट में हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे चेक करते हैं. प्रेगनेंसी के केस में हम 4th इंटरकोस्टल स्पेस कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी यूट्रस की वजह से जो हार्ट है उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, इसलिए 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देती है. Next is facial pulse, present at the angle of jaw, and it is used in case of assessed in case of emergency. If there is 1 degree Fahrenheit increase in body temperature, अगर body temperature 1 degree Fahrenheit increase होता है उस केस में हम कंसिडर करते हैं कि 7 to 10 बीट्स पर मिनट जो पल्स है वो इंक्रीज होगी. और इस फिनोमिना को हम फेजेट साइन बोलते हैं या फेजेट फिनोमिना बोलते हैं. अगर ये फिनोमिना प्रेजेंट नहीं है, मतलब अगर पल्स इंक्रीज नहीं होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड एज फेजेट डिसएसोसिएशन. नेक्स्ट इज पल्स एम्पलीट्यूड. इट इज अ क्वालिटी ऑफ पल्स
बेस्ड ऑन द फुलनेस ऑफ आर्टरी। आर्टरी में कितना ब्लड है जिसके अकॉर्डिंग हमें एम्पलीट्यूड फील होगा। अगर ब्लड ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा है तो हमें पल्स ज़्यादा फील होगी, अगर कम है तो कम फील होगी। इफ़ इट इज़ एब्सेंट देन वी कंसिडर इट 0, अगर वीक है, डिमिनिश्ड है देन 1+, अगर नॉर्मल है देन 2+, अगर फुल है देन 3+, और अगर बाउंडिंग पल्स है देन इट इज़ 4+. Next is pulse amplitude abnormalities. First is pulses alterance. It is an arterial pulse with altering strong and weak beat. क्या होता है इसमें, एक स्ट्रॉन्ग पल्स हमें फील होगी, एक वीक पल्स हमें फील होगी, एक स्ट्रॉन्ग पल्स फील होगी, एक वीक पल्स फील होगी, यही पैटर्न फॉलो होगा। नेक्स्ट इज रिदम. रिदम इज रेगुलरिटी ऑफ बीट. अगर रिदम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वेरिएशन देखने को मिल रही है, एब्सेंट है, डिस्टर्बेंसेस है, देन इसको हम डिसरिथमियाज बोलते हैं। एबनॉर्मलिटीज ऑफ रिदम. फर्स्ट इज पल्स डेफिशिट. पल्स डेफिशिट इज डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स. अगर एपिकल पल्स 70 है और 60 हमें रेडियल पल्स फील हो रही है, देन द पल्स डेफिशिट इज 10 इन दिस केस. नेक्स्ट इज डाइक्रोटिक पल्स. 1 हार्ट बीट गिव्स डबल पल्सेशन. ऐसा क्यों है, एक हार्ट बीट की हमें डबल पल्स सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? इसका ऐसा हो सकता है वेंट्रिकुलर फेलियर के केस में, या फिर अगर आर्टरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा है टू ब्लड, उसकी वजह से ब्लड रिगर्जिटेट करता है, ब्लड रिगर्जिटेशन की वजह से जो पल्स है हमें 2 बार सुनाई देती है, 2 बार फील होती है। एंड क्वेश्चन में डाइक्रोटिक नॉच के बारे में भी बोला जाता है, एंड दिस इज डाइक्रोटिक नॉच जो कि डाइक्रोटिक पल्स में देखने को मिलती है। Next is intermittent pulse. There is pulse missed at regular interval. Like अगर हमें 3 बीट सुनाई दे रही है, 1 बीट मिस होगी, 3 बीट सुनाई दे रही है, 1 बीट मिस होगी। रेगुलर इंटरवल पे 1 बीट मिसिंग देखने को मिलेगी हमें। नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन. अगर एट्रिया मोर देन 200 बीट्स पर मिनट जनरेट कर रहे हैं देन इट इज एट्रियल फिब्रिलेशन. अगर वेंट्रिकल्स जो है मोर देन 250 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन इट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. नेक्स्ट इज पल्स वॉल्यूम एबनॉर्मेलिटीज. फर्स्ट इज वाटर हैमर पल्स. वाटर हैमर पल्स का दूसरा नाम भी पूछा जाता है, कॉरिगन पल्स भी हम वाटर हैमर पल्स को ही बोलते हैं, और कोलैप्सिंग पल्स भी हम वाटर हैमर पल्स को ही बोलते हैं. इट इज फुल वॉल्यूम पल्स सडनली डिसअपियर. पल्स जो है सडनली डिसअपियर हो जाती है, ऐसा क्यों है, कौन से केस में हमें देखने को मिलता है? एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के केस में पूछा जाता है, और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के केस में पूछा जाता है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? अगर पल्मोनरी आर्टरी और एयोर्टा के बीच में एक ओपनिंग बन रही है देन इट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. इस केस में जो पल्मोनरी आर्टरी है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है एयोर्टा में जाके मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, और एयोर्टा में जो है हाइपर वॉल्यूमिया देखने को मिलता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वाटर हैमर पल्स सुनाई देती है. एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में भी लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा, एयोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, रिगर्जिटेशन मींस ब्लड जो है वो वापस आएगा, वापस एयोर्टा से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल में इकट्ठा होकर ये हाइपर वॉल्यूमिया करेगा, हाइपर वॉल्यूमिया की वजह से जो पल्स जनरेट होगी दैट इज वाटर हैमर पल्स. नेक्स्ट इज पल्सस अल्टरनस. नॉर्मल रिदमिक पल्स वॉल्यूम इज ऑल्टरनेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड वीक. पल्स वॉल्यूम जो होगा एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग होगा, एक टाइम पे वीक होगा, एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग होगा, एक टाइम पे वीक होगा. इन केस ऑफ एमआई हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज बाइजेमिनल पल्स. बाइजेमिनल पल्स इज ऑल्टरनेट पल्स इज वीक एंड कम्स अर्ली. से फर्स्ट बीट है देन सेकंड बीट साथ में ही टाइम से पहले ही जनरेट हो जाएगी, सेकंड बीट आएगी उसी के साथ फोर्थ बीट भी आएगी, ऐसे ही हमें सेम पैटर्न देखने को मिलेगा. जो सेकंड बीट है वो अर्ली आएगी और वीक होगी. It is also seen in case of myocardial infarction. Next is पैराडॉक्सिकल पल्स. पैराडॉक्सिकल पल्स में क्या होता है, जब हम इंस्पायर करते हैं, जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तो उस केस में जो उसका बीपी है वो 10 mmHg से ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? हर्ट है, हर्ट में जो वेंट्रिकल्स हैं वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर पाते हैं. अगर वेंट्रिकल्स रिलैक्स नहीं कर रहे हैं तो वो पूरी तरह फिल नहीं हो पाएंगे, उनमें ब्लड अच्छे से नहीं आएगा, फिल अच्छे से नहीं होगा. ब्लड फिल नहीं हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज देखने को मिलेगा. अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है उस वजह से जो पल्स
जनरेट होगी उसे हम पैराडॉक्सिकल पल्स बोलते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बीपी जो है वो मोर देन 10 mm ऑफ Hg डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वेंट्रिकल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से फिल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम है। अब ब्लड प्रेशर क्या है? प्रेशर जनरेटेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स। लेकिन इस केस में कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, मोर देन 10 mm ऑफ Hg डिक्रीज होगा। Next is respiration. Normal respiration is eupnea. Next is एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। अगर एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज हो रहा है, उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं और इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस यूज होती है। नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू और सेल के बीच में और ब्लड के बीच में अगर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। और इसमें जो प्रोसेस यूज होगी दैट इज परफ्यूजन। रेस्पिरेटरी सेंटर, सो रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर इज मेडुला ऑब्लोंगाटा एज वेल एज पोन्स, दोनों है। अगर क्वेश्चन में आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेकंड है पोन्स, थर्ड है बोथ, नन, तो इसमें जो बोथ है वो राइट जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो रेगुलेट कर रहा है रेस्पिरेटरी रेट को और पोन्स जो है वो रेस्पिरेटरी डेप्थ को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए दोनों है मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स। नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज रेट। एट बर्थ 30 to 60 रेंज जो है हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। नॉर्मली एट एवरेज जो लेते हैं हम दैट इज 35। एट 1 year इट इज 30, एवरेज इज बिटवीन इट रेंजेस बिटवीन 20 to 40 ब्रेथ पर मिनट। इन एडल्ट इट इज 16, 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट नॉर्मल है। ओल्ड में 10 to 24 ब्रेथ पर मिनट। रिदम इज द रेगुलरिटी ऑफ ब्रेथ। रेस्पिरेटरी साइकिल जो होता है 5 सेकंड का होता है, 5 सेकंड्स का होता है। इंस्पिरेशन जो होती है वो 2 सेकंड्स के लिए होती है और एक्सपिरेशन 3 सेकंड्स के लिए होती है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम मीन्स जितना हम इनहेल करते हैं दैट इज 500 ml। अगर डीप रेस्पिरेशन है उस केस में हाई वॉल्यूम होता है, मोर देन 500 होता है। और अगर शैलो रेस्पिरेशन है तो टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, लेस देन 500 ml हमें देखने को मिलता है। यूपीनिया एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इज नॉर्मल रेस्पिरेशन। डिज्निया इट इज डिफिकल्ट पेनफुल लेबर्ड ब्रीथ। एपनिया कंप्लीट सीडेशन और एब्सेंस ऑफ ब्रेथ। ऑर्थोपीनिया क्या है? जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, लेटा होगा, उस टाइम पे उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, उसी को हम ऑर्थोपीनिया बोलते हैं। अगर हम अदर लैंग्वेज यूज करें उसमें ब्रेथ ओनली इन अपराइट पोजीशन। अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, मींस अपराइट पोजीशन में है, उस केस में वो ब्रीद कर पाता है इजिली, उसे भी हम ऑर्थोपीनिया ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया इज अ स्टेट ऑफ सफोकेशन। जब पेशेंट की बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं जाती है उस केस में पेशेंट सफोकेटेड फील करता है और उसे हम एस्फिक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरपीनिया। हाइपरपीनिया इज डीप वेंटिलेशन। हाइपोपीनिया इट इज शैलो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन क्या है? ओवर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। जब लंग्स ओवर एक्सपैंड होंगे जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट है और डेप्थ है इंक्रीज हो जाती है, उसे हम हाइपरवेंटिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज हाइपोवेंटिलेशन। वाइस वर्सा है, जब लंग्स पूरी तरह एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ डिक्रीज हो जाती है, उसे हम हाइपोवेंटिलेशन बोलते हैं। इफ ब्रेथ इज मोर देन 24 ब्रेथ पर मिनट देन इट इज टेकीपीनिया। लेस देन 10 ब्रेथ पर मिनट है तो इसे हम ब्रेडीपीनिया बोलेंगे। एनॉक्सिया इज टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट द सेलुलर लेवल। एनॉक्सीमिया मीन्स एंड इन ब्लड, सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड एज एनॉक्सिमिया। Hypoxia, decreased or lack of oxygen in tissue. Hypoxemia, decrease or lack of oxygen in blood. Hypercapnia or hypercarbia, it is और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन इन द ब्लड। साइनोसिस क्या है? जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रहने लगती है, जिसकी वजह से स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर जो है ब्लूइश दिखने लगता है, उसे हम साइनोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्मोल रेस्पिरेशन। कॉस्मोल रेस्पिरेशन इट इज एन एबनॉर्मल increase in rate and depth of respiration। जब this is normal respiration और जब depth
इंक्रीज हो जाएगी और रेट इंक्रीज हो जाएगा, उसे हम कॉस्मोल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में देखने को मिलती है। एसिडोसिस मीन एसिड का लेवल पीएच जो है बॉडी का वो डिक्रीज्ड है, लेस देन 7.35 है। उस केस में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एज अ बफर काम करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नेचर भी एसिडिक होता है, तो हमारी बॉडी एसिड को रिमूव करने की कोशिश करती है। एसिड को रिमूव करने के लिए बॉडी क्या करेगी, जल्दी से जल्दी ब्रीथ करेगी और डीप रेस्पिरेशन करेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाएगी। इसीलिए हमें कॉस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसका ड्यूरेशन है 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट। 3 स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इनिशियल स्टेज, लेट स्टेज एंड स्टेज ऑफ एपनिया। इनिशियल स्टेज में देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ। इन लेट स्टेज देयर इज डिक्रीज इन रेट एंड डेप्थ। इन स्टेज ऑफ एपनिया देयर इज साइक्लिक एपनिया। क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले जो रेट एंड डेप्थ है वो इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा, उसके बाद हमें स्टेज ऑफ एपनिया देखने को मिलेगी, एब्सेंस ब्रेथ देखने को मिलेगी। इसी को हम काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलते हैं। किस केस में देखने को मिलती है, हमें इंक्रीज आईसीपी और लिवर फेलियर के केस में हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट इज बाइटॉट्स रेस्पिरेशन। बाइटॉट्स रेस्पिरेशन इज एबनॉर्मल वेरिएशन इन रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। इट इज एसाइक्लिक। जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन में, दैट आर साइक्लिक चेंजेस, लेकिन बाइटॉट्स रेस्पिरेशन में एसाइक्लिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, कोई रिदम फॉलो नहीं होगी।